उत्तर प्रदेश पुलिस ने 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट में भोले बाबा की तलाश में तलाशी अभियान चलाया। भोले बाबा हाथरस में एक बड़े धार्मिक आयोजन का नेतृत्व कर रहे थे, जहां भगदड़ मच गई थी, जिसमें 123 लोग मारे गए थे। घटना पर प्रार्थना सभा के आयोजकों को नामजद करते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन भोले बाबा का नाम अभी तक दर्ज नहीं किया गया। इससे पहले दिन में मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार ने कहा, बाबा आश्रम के अंदर नहीं मिले हैं। आश्रम के अंदर 40 से 50 कार्यकर्ता हैं, वह अंदर नहीं है, न ही कल थे। एसपी सिटी राहुल मिठास ने कहा, मैं आश्रम की सुरक्षा जांचने आया था, यहाँ कोई नहीं मिला। सुबह सुबह आश्रम के आसपास पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशों को खारिज करने के कारणों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह संबंधित लोगों के हितों के लिए हानिकारक होगा और नियुक्ति प्रक्रिया को बाधित करेगा। उच्च न्यायालय ने एक आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें स्वीकार करने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम को विस्तृत कारण बताने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति एक एकीकृत परामर्शी और गैर प्रतिकूल प्रक्रिया है, जिसे नामित संवैधानिक पदाधिकारियों के साथ परामर्श की कमी या भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के बिना नियुक्ति या स्थानांतरण के मामले में पात्रता की किसी शर्त की कमी के अलावा किसी कानून की अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। द लेटेस्ट प्लैनेटरी हेल्थ में गुरुवार को प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत के 10 शहरों में वायु प्रदूषण के अल्पकालिक जोखिम ने हर साल 33,000 लोगों की जान ले ली और दिल्ली हर साल 12,000 मौतों के साथ इस सूची में सबसे ऊपर है। अध्ययन से पता चला है कि PM 2.5 की कम सान्द्रता पर मृत्यु के जोखिम में वृद्धि बहुत अधिक थी और उच्च सान्द्रता पर कम हो गई। अशोका विश्वविद्यालय सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलैबोरेटिव SFC एक स्वतंत्र दिल्ली स्थित शोध संगठन और बोस्टन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के नेतृत्व में किए गए निष्कर्षों से पता चला है कि वर्तमान राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से नीचे के वायु प्रदूषण के स्तर से भी भारत में दैनिक मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि मैं मेक इंडिया पहल वैश्विक विकास के ईंधनों को मजबूत कर सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने में मदद कर सकती है। उन्होंने कई विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो SSO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अस्ताना में हैं, ने काज़ाक राजधानी में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की विस्तारित प्रारूप बैठक में PM मोदी का भाषण दिया। PM मोदी ने कहा कि भारत में SSO स्टार्टअप फॉर्म और स्टार्टअप और इनोवेशन पर विशेष कार्य समूह जैसे संस्थागत तंत्रों के साथ SSO समूह के आर्थिक एजेंडे का बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 9 जुलाई तक रूस के 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे, जहां वे 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण श्रृंखला की समीक्षा की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जो
41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की उस देश की पहली यात्रा होगी। यह लगभग 5 वर्षों में मोदी की पहली रूस यात्रा होगी। उनकी रूस की पिछली यात्रा 2019 में हुई थी, जब उन्होंने सुदूर पूर्व के शहर व्लादिवोस्तोक में एक आर्थिक सम्मेलन में भाग लिया था। भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च संस्थागत संवाद तंत्र है। अब तक भारत और रूस में बारी बारी से 21 वार्षिक शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। पिछला शिखर सम्मेलन 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में हुआ था। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उनके सहयोगी ने गुरुवार को घोषणा की। यह निर्णय मीणा के उस वादे के बाद लिया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा उन 7 संसदीय सीटों में से किसी एक पर हार जाती है जिसके लिए वह जिम्मेदार थे, तो वह हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान पद छोड़ देंगे। चूंकि पार्टी ने मीणा के मूल दौसा सहित कई सीटें खो दी, इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करना चुना। परेड के दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप 2024 ट्रॉफी उठाई और इसे फैंस को दिखाया, जो मुंबई में उनकी विजय परेड देखने के लिए जुटे हैं। असम में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है, जहां 29 जिलों में 16.50 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 4 जुलाई को पूरे राज्य में प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कामरूप जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां ब्रह्मपुत्र, दिगारू और कोलांग नदी लाल निशान से ऊपर बह रही है और बड़े भूभाग जलमग्न हो गए हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा गुरुवार को स्थिति का जायजा लेने के लिए गुवाहाटी महानगर क्षेत्र के मालीगांव, पांडुपुर, कोट और मंदिरघाट क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। करदाताओं के लिए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए अपनी आय की रिपोर्ट करने के लिए आयकर रिटर्न ITR दाखिल करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भले ही यह अनिवार्य ना हो, लेकिन ITR दाखिल करने से कर रिफंड घाटे को आगे ले जाने और आय के प्रमाण के रूप में काम करने जैसे लाभ मिलते हैं। अग्निवीर अजय कुमार के परिवार ने ड्यूटी के दौरान शहीद होने के बाद भारतीय सेना से उनके लिए हीरो का दर्जा मांगा है। परिवार ने कहा कि मुआवजे की राशि अजय कुमार की जगह नहीं ले सकती। उनके पिता ने कहा, हम चाहते हैं कि अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाए और हमें पेंशन और कैंटीन कार्ड मिलना चाहिए। अजय कुमार की बहन ने भी यही भावना व्यक्त की, जिन्होंने प्रदान किए गए मुआवजे की पर्याप्तता के बारे में चिंता व्यक्त की। अग्निवीर योजना के पूर्ण मूल्यांकन की मांग करते हुए उन्होंने सवाल किया, मेरे भाई ने 4 साल की नौकरी के लिए अपनी जान गंवा दी, जबकि सरकार 1 करोड़ रुपए का वादा करती है। क्या कोई परिवार केवल उस राशि पर जीवित रह सकता है? उन्होंने कहा, सरकार ने हमें पैसा दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि वे इस योजना को बंद कर दें। 2022 में शुरू की गई अग्निपथ योजना को सशस्त्र बलों में अल्पकालिक सेवा के लिए कर्मियों की भर्ती के लिए डिजाइन किया गया था, जिसका उद्देश्य सेवाओं में आयु प्रोफाइल को कम करना था। अग्निवीर के नाम से जाने वाले ये व्यक्ति वर्तमान में सेवा के दौरान अपनी मृत्यु की स्थिति में अपना परिवार के लिए पेंशन जैसी नियमित लाभ के लिए पात्र नहीं है। बिहार में 2 सप्ताह से भी कम समय में 10वीं बार पुल ढहने की घटना हुई है। अधिकारियों ने गुरुवार को ये जानकारी दी। ताज़ा घटना सारण में हुई है, जहां पिछले 24 घंटों में 2 अन्य पुल ढहने की घटनाएं हुई हैं। गंडकी नदी पर बने 15 साल पुराने पुल के ढहने की घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह पुल सारण के कई गांवों को सिवान जिले से जोड़ता था। सारण के जिला मजिस्ट्रेट अमन समीर ने कहा, जिले में इन छोटे
पुलों के ढहने के कारणों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वह घटनास्थल पर जा रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन के कई अन्य अधिकारी पहले ही घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। पुल ढहने का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन हाल ही में गाद निकालने के काम और इलाके में भारी बारिश के कारण ऐसा हो सकता है। बुधवार को सारण जिले में 2 छोटे पुल ढह गए, एक जनता बाजार में, दूसरा लहलादपुर में। इन घटनाओं ने राज्य में पुराने पुलों की रचनात्मक अखंडता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। समीर ने कहा, इस छोटे पुल का निर्माण 15 साल पहले हुआ था। मैं घटनास्थल पर जा रहा हूं। जिला प्रशासन के कई अन्य अधिकारी पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। पुल के ढहने का वास्तविक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन हाल ही में पुल से गाद निकालने का काम शुरू किया गया है। संसद में भाजपा के हमले का मुकाबला करने के लिए जैसे को तैसा की रणनीति अपनाते हुए कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण में गलतियां गिनाई हैं। मुख्य विपक्ष ने हमीरपुर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के लोकसभा में दिए गए भाषण पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने यह कदम विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण पर मचे बवाल के बाद उठाया है। भाषण के कई हिस्सों को हटा दिया गया और भाजपा ने अशुद्धियों के खिलाफ नोटिस पेश किया। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के नोटिस पर टिप्पणी करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन को गुमराह करने की कोशिश करने वाला कोई भी सदस्य आसानी से नहीं बच पाएगा और नियम उन्हें पकड़ लेंगे। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने अध्यक्ष को पत्र लिखकर निर्देश 115(1) लागू करने का अनुरोध किया है। निर्देश में कहा गया है, यदि कोई सदस्य किसी मंत्री या किसी अन्य सदस्य द्वारा दिए गए वक्तव्य में कोई गलती या अशुद्धि बताना चाहता है तो उसे सदन में मामले को उठाने से पहले अध्यक्ष को पत्र लिखकर गलती या अशुद्धि का ब्यौरा बताना होगा तथा सदन में मामले को उठाने के लिए अध्यक्ष की अनुमति लेनी होगी।